आज के इस वीडियो सत्र में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी हम एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, हम शोध एवं अभियोग्यता, शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को देख रहे हैं। आप टीचिंग से जुड़े कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी लेवल पे, चाहे आप 1 to 5 में हो या फिर आप 9 to 10 हो या फिर 11 12 में हो, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट हो जाता है टीचिंग एवं रिसर्च एप्टीट्यूड का। हाल के दिनों में जो एग्ज़ाम हुआ है, चाहे एसटीटी का हो या बीपीएससी का हो, उसमें देखा गया है कि अभी ना ये ट्रेंड चला है कि ज़्यादा टफ और मॉडरेट क्वेश्चन जो हैं वो इसी सेक्शन से आते हैं, ताकि विद्यार्थियों को उलझाया जा सके। उम्मीद है कि मेरे पिछले वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली हो। हम इस सीरीज के माध्यम से पूरा ये बुक जो होता है, ये खंड होता है शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता का, टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसका हर लेसन पढ़ेंगे। और हर लेसन के अंत में जितने भी इस लेसन के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो भी आपके सामने रखा जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, काहे कि आगे जो भी आप टीचिंग के एग्ज़ाम में बैठेंगे, निश्चित रूप से इस सेक्शन से ज़्यादा नंबर के प्रश्न आपके सामने आएंगे। और अगर आप विधिवत रूप से अक्षरशः पूरे बुक का अध्ययन किए हुए हो तो निश्चित रूप से आपका सीट कन्फर्म होगा। आइए बच्चों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण के चर क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो पढ़े थे। आज हम शिक्षण के चरों के कार्य पढ़ेंगे। आप रोज थोड़ा देर 5 मिनट 10 मिनट एक बार ये वीडियो निकाल कर देख लें, रिमाइंड कर लें, फिर आगे पढ़ें। इससे क्या होगा कि निश्चित रूप से आपके मन में बैठ जाएगा और आप बैठे बैठे चलते चलते समय से पहले एग्ज़ाम के जो खंड का एक महत्वपूर्ण जो खंड है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का, इस पर अपना कमांड बना लेंगे। बच्चों, आज हम शिक्षक के चरों के, शिक्षण के चरों के कार्य पढ़ेंगे। तो ये चर क्या है, वेरिएबल्स क्या है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि टीचिंग के 3 वेरिएबल्स होते हैं। पहला स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है जिसे हम शिक्षक कहेंगे। ये स्वतंत्र चर है, टीचर, शिक्षक। दूसरे जो चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो छात्र होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं। और तीसरा जो चर होता है, जो इन दोनों के बीच में सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, वो है पाठ्यक्रम। यानी पाठ्यक्रम जो होता है, स्टडी मटेरियल जो होती है, वो इस दोनों के बीच में सेतु का काम करता है। तो ये तीनों मिलके शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको आ सकता है कि शिक्षण के कितने चर हैं, तो आप कहेंगे कि शिक्षण के 3 चर हैं। यहाँ पर आपको आ सकता है, एग्जाम में आता है कि शिक्षक और छात्र के अलावे कौन से चर हैं, या शिक्षक और पाठ्यक्रम के अलावे कौन से चर हैं, या शिक्षक या छात्र और पाठ्यक्रम के अलावे कौन से चर हैं। यहाँ पर ये आपको ये आ सकता है कि चर यानी शिक्षक कौन सा चर है, स्वतंत्र, परतंत्र, हस्तक्षेप, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे कि शिक्षक जो है स्वतंत्र चर है। पूछ सकता है कि शिक्षार्थी कौन सा चर होता है, तो ये परतंत्र चर है। पूछ सकता है कि पाठ्यक्रम कौन सा चर है, तो ये हस्तक्षेप चर है। तो उम्मीद है कि ये चर को ना आप अच्छे से याद कर लेंगे। आगे बढ़ा जाए बच्चों। तो शिक्षण के चरों के कार्यों के अभाव में एक शिक्षक उत्तम शिक्षण प्रदान नहीं कर सकता है, अतः इनकी जानकारी होना शिक्षकों को अनिवार्य है कि उसे शिक्षण के चरों के कार्य की पूर्ण जानकारी हो। तो शिक्षा के चरों के 3 मुख्य कार्य हैं। कहा गया है कि शिक्षण के जो ये चर होते हैं, इसके 3 मुख्य कार्य हैं, और ये कार्य किसको करने हैं, ये कार्य शिक्षक को करने हैं। तो सबसे पहला जो कार्य होता है वो मूल्यांकन संबंधी कार्य है, दूसरा उपचारात्मक, और तीसरा निदानात्मक कार्य है। ये तीनों कार्य एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी के ऊपर शिक्षण के दौरान करने होते हैं।
तो चरों की संख्या यानी चरों के कार्य कितने हो गए, चरों की संख्या भी 3 हो गई और चरों के कार्य भी 3 हो गए। आपको याद रखना है कि चरों के प्रकार भी 3 हो गए, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। और चरों के कार्य भी 3 हो गए, मूल्यांकन संबंधी कार्य, उपचारात्मक कार्य और फिर निदानात्मक कार्य। ये शिक्षण के चरों के कार्य हैं। अब आगे हम लोग बारी बारी से इन तीनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है वो है निदानात्मक कार्य यानी डायग्नोस्टिक फंक्शन। इसमें निदान करना है। शिक्षार्थी जो सामने अबोध बालक बैठा है उसमें क्या है उसका स्तर, क्या है उसकी जिज्ञासा, उस लेवल पर हमें पहुंचना पड़ेगा। लिखा है कि यहाँ एक शिक्षक यह निर्णय लेता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्र के पूर्व व्यवहार, प्रीवियस बिहेवियर, पूर्व ज्ञान या व्यवहार का मतलब हो गया कि छात्र का स्तर क्या है, पहले से छात्र को इस विषय में कितना आ रहा है या इस बिंदु पर कितना आ रहा है, यही पूर्व व्यवहार है। प्रश्न यहाँ से आता है कि पूर्व व्यवहार से मतलब आप क्या समझते हैं, या पूर्व व्यवहार प्रीवियस बिहेवियर मीन्स फॉर, इसका मतलब क्या है, और 4 विकल्प दिया रहेगा। तो पूर्व व्यवहार का मतलब हो गया छात्रों का ज्ञान या बिंदु, कोई पॉइंट के प्रति क्या स्तर है, पहले का क्या ज्ञान है। ऐसा तो नहीं है कि छात्र एकदम से कुछ नहीं आ रहा है, जो बिंदु जो विषय है कुछ न कुछ तो ज्ञान उसके बारे में है ही। तो हमें एक शिक्षक को शिक्षार्थी के पूर्व व्यवहार को पता लगाना पड़ेगा। कौशल क्या होने चाहिए, कौशल क्या होने चाहिए ताकि छात्र नवीन ज्ञान को सीख कर उससे संबंधित अपने आप को कर सकें। ये निदानात्मक हुआ। नीचे का अगले का स्तर कुछ है और आप कहीं का दे रहे हैं, तो ये न छात्र न कभी आपसे जुड़ पाएगा और न शिक्षण का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। तो यहाँ क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें छात्रों के स्तर, पूर्व ज्ञान का पता लगाना है। और उसके बाद जो है ना, हमें कौशल क्या होने चाहिए ताकि छात्र नवीन ज्ञान को सीख कर उससे अपने आप को जोड़ सके, संबंधित कर सके। और जब तक एक चर, प्रमुख चर है शिक्षार्थी, अगर वो आपके शिक्षण से जुड़ेगा नहीं तो आप फिर वो शिक्षण असफल हो जाएगा, निरुद्देश हो जाएगा। तो हमें निदान करनी है, निदानात्मक कार्य, उसके स्तर को जानकर उसके अनुसार हमें कौशल के उपयोग करने हैं ताकि वो छात्र नवीन ज्ञान से अपने को जोड़ सके। वास्तव में इसके अंतर्गत छात्रों के पूर्व व्यवहार, इंटरनल बिहेवियर का अनुमान लगाया जाता है तथा पाठ्य वस्तु के घटकों का विश्लेषण करके उन्हें क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। तो वही हुआ ताकि पाठ्यक्रम में जो विषय हैं, कौशल हैं, उसको हमें उस छात्र के सामने, उस वर्ग के सामने कैसे प्रस्तुत करना है, ये बिना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान के स्तर को जाने नहीं हो सकता है। तो ये हो गया निदानात्मक स्तर। अब आगे जो है, हाँ, तो इस निदानात्मक स्तर में और ये है, इस पद में शिक्षक निम्नलिखित निर्णय लेता है। निदान, अब कैसे निदान करना है इसके कुछ पॉइंट भी बताए गए हैं। शिक्षण संबंधी समस्याओं का विश्लेषण, छात्रों के पूर्व व्यवहार, ईटिंग बिहेवियर का निर्धारण इसमें किया जाता है। निदानात्मक के क्षेत्र में कि शिक्षण संबंधी क्या समस्या है उस पर विश्लेषण, एनालिसिस होता है। छात्रों का प्रीवियस नॉलेज क्या है उस पर ध्यान दिया जाता है। छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं संबंधी सूचनाओं का संकलन। अब एक क्लास है तो वर्ग के सारे शिक्षार्थी तो एक जैसे होंगे नहीं, तो छात्रों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं, कोई तेज है, कोई कम तेज है, कोई कुछ, किसी को कुछ बच्चा ऐसा भी है जिसको एकदम से कुछ आ ही नहीं रहा है, और कुछ एक दो बच्चा ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये समस्याएं हुई एक वर्ग संचालन की। तो छात्रों में जो इंडिविजुअल विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, उसकी सूचना, उसका ज्ञान एक शिक्षक को होनी चाहिए। कार्य विश्लेषण करना, तब विश्लेषण होता है हम कैसे प्रस्तुतिकरण दें, हम किस कौशल का प्रयोग करें ताकि पूरे वर्ग का समायोजन हो सके उसमें।
पांचवा है अधिगम के संदर्भ में पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु का विश्लेषण करना। और जब लर्निंग की क्रिया शुरू होगी, अधिगम शुरू होगा, तो फिर बच्चों के पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज का स्तर देखते हुए और इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखकर जब हमें अधिगम शुरू करनी है, लर्निंग शुरू करनी है और पाठ्यपुस्तक के विषय वस्तु को परोसना है। तो ये निदानात्मक कार्य के कुछ बिंदु हुए, आप इसको समझ लेंगे। अगला जो है पॉइंट वो है उपचारात्मक कार्य प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। यहाँ पर शिक्षक छात्र यानी शिक्षक स्वतंत्र हो गए और विद्यार्थी शिक्षार्थी परतंत्र हो गए, परस्पर निर्णय लेते हैं जिसके आधार पर उचित शिक्षण युक्तियों एवं आव्यूहों टीचिंग स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स का प्रयोग किया जा सके। इस पद के अंतर्गत शिक्षक दो बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। अब क्या हो गया, जब बच्चों का स्तर पता लग गया, पूर्व ज्ञान की जानकारी हो गई, तो फिर उसका निदान उपचार किया जाएगा, उसको प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन उस पर प्रयोग किया जाएगा। और इसके लिए दो बिंदु बताए गए हैं। पहला, शिक्षण कौशल को व्यवहार में लाना। एक शिक्षक उचित से उचित सर्वोत्तम शिक्षण कौशल को प्रस्तुत करे ताकि छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पाटा जा सके और छात्रों को नवीन ज्ञान से जोड़ा जा सके। तो शिक्षण कौशल को व्यवहार में लाना है। अनेक शिक्षण कौशल हैं, स्ट्रेटजी है, नीतियाँ बनानी हैं शिक्षक को, ताकि ये नवीन ज्ञान, नए ज्ञान जो हैं उससे छात्र अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे। और दूसरा जो है पृष्ठ पोषण की प्रतिनिधियों की समुचित व्यवस्था करना। पृष्ठ पोषण की प्रतिनिधियों की समुचित व्यवस्था करना। तो शिक्षण कौशल को व्यवहार में लाना और पृष्ठ पोषण की प्रतिनिधियों की समुचित व्यवस्था करना। ये पृष्ठ पोषण क्या हो गया, बच्चों को पृष्ठ पोषण हो गया कि जिस विषय जिस बिंदु पर व्याख्या दी जा रही है, शिक्षक के द्वारा बताया जा रहा है, वे बच्चे आत्मसात कर लें, अपना अपना जुड़ाव उससे महसूस करें। यही हो गया पृष्ठ पोषण की प्रतिनिधियों की समुचित व्यवस्था करना। तीसरा जो है मूल्यांकन कार्य, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इवैल्यूएशन फंक्शन, हमें इवैल्यूएट करना है, मूल्यांकन करना है कि आपने जो शिक्षण का कार्य अभी किया उसका मूल्यांकन करना है, बच्चों पर कितना असर हुआ, कितनी प्रगति हुई। तो मूल्यांकन शिक्षण का आधारभूत घटक है, जिसके अभाव में शिक्षण कार्य को संपन्न नहीं किया जा सकता है। मूल्यांकन का मानदंड उद्देश्यों को प्राप्त माना जाता है। उद्देश्यों को प्राप्त माना जाता है। यदि उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई, क्या उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है शिक्षण। सामने जो शिक्षार्थी है बहुत बैठे हैं, उनको नवीन ज्ञान से जोड़ना, उनके ज्ञान के स्तर का उन्नयन, यही हमारा उद्देश्य है। जो मूल्यांकन कार्य कहा गया है कि मूल्यांकन कार्य नहीं होगा तो हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो शिक्षक का उपचार जो आपने किया है, आपने जो प्रस्तुतिकरण दी है, आपने जो पाठ्यक्रम परोसा है, वो दोषपूर्ण माना जाएगा। तो हमें मूल्यांकन कार्य को आधारभूत घटक माना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन को। तो अभी आपने बच्चों देखा कि जड़ के कार्य क्या हैं। तो जड़ के तीन प्रमुख कार्य हैं, निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन कार्य। आप इसको आत्मसात कर लेंगे, वीडियो को निकाल कर बार बार पढ़ें, देखें रोज़ कुछ न कुछ देर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको एक अच्छे शिक्षक के रूप में शिक्षक समाज में प्रतिस्थापित करेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो की समाप्ति हो रही है। ठीक ऐसा ही वीडियो कुछ दिनों में आपके सामने आएगा। आई होप कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हम आपसे ज़रूर उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिले, आपको आपको लाभ दे, आपके पास पहुँचे। इन्हीं उम्मीदों और विश्वास के साथ एक बार मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय भारत।